सीटों पर भी मतदान जारी है। हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक विश्लेषण लेंगे इन चुनावों का, उनसे जानेंगे इन चुनावों को लेकर। एसएन पंत हैं हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसमें से हरिद्वार और नैनीताल की सीट बेहद हॉट सीट बनी हुई है। तो बता दें कि हमारे साथ एसएन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड के। पंत, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, ऐसे में हरिद्वार की सीट हॉट सीट बनी हुई है। क्या लगता है इन चुनावों में क्या उत्तराखंड की तस्वीर इस चुनावों के बाद बदलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। हर कोई इस पर्व में, इस यज्ञ में आहुति देना चाहता है अपने मतदान के जरिए, अपने एक वोट के जरिए। आपने देखा होगा कि लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकलिए और अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आज उत्तराखंड की सरजमीन पर तमाम लोग हैं जो महानगरों में भी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं रिवर्स पलायन के तहत जो कहे या फिर वोटिंग करने के लिए कहे कि वो अपने घरों में आज आए हैं, ये बड़ी तादाद है। और अपने आप में एक सुखद खबर भी है कि जो तमाम लोग अपने मूल पैतृक गांव में पहुंच करके आज वोटिंग कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी खबर उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय इलाकों से आई है। जहां तक मतदान का सवाल है, सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तकरीबन 1 लाख सरकारी मुलाजिम यानी कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग की चप्पे चप्पे पर टीमें तैनात है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और बकायदा इसकी हर 2 घंटे में ब्रीफिंग की जाएगी। कुछ देर के बाद अभी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बकायदा इसकी ब्रीफिंग की जाएगी कि तकरीबन 2 घंटे में कितना फीसदी मतदान हुआ है। और ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर ईवीएम की कोई गड़बड़ी निकलती है या ईवीएम मशीन धोखा दे जाती है तो उसके लिए स्टैंड बाई में पहले से ही हर बूथ स्टेशन पर तकरीबन 11,000 से ज्यादा जो बूथ स्टेशन है वहां पर अलग से ईवीएम को रखा गया है, वीवीपैट को रखा गया है। सबसे पहले मॉक ड्रिल सुबह कराई गई है, मॉक वोटिंग कराई गई है तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आपने देखा होगा कि मॉक पॉइंट कराने के साथ ही, क्योंकि उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो, निर्दलीय हो, उन तमाम प्रत्याशियों के एजेंट शामिल होते हैं, उनके सामने एक मॉक पोलिंग कराई जाती है ताकि कल को या चुनाव होने के बाद कोई इस तरीके की बात सामने न आए कि यहां पर इस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम एक तरफा फैसला कर रही है। इसको लेकर के मॉक पोल कराया गया था, उसमें उत्तराखंड में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। हालांकि जब 7 बजे यह प्रक्रिया शुरू हुई तो तमाम दिग्गज घरों से बाहर निकलने लगे, युवाओं की लाइन अलग से दिखी गई है। यह पहली बार जो मतदाता है, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वालों, उनकी भी अच्छी खासी तादाद देखी गई है। और पर्वतीय क्षेत्र से महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आई है। खासतौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की अगर हम थोड़ी देर के लिए समीक्षा करें मानो तो 5 लोकसभा सीटों पर जो 83 लाख मतदाता है, यानी ये मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और 5 जो लोकसभा सीट है उस पर 55 उम्मीदवार कुल मिलाकर के हैं। उन 55 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा कि आखिरकार वाकई में किसको जनता ने देश की संसद में भेजने का निर्णय लिया था और कौन देश की संसद में पहुंच रहा है। सवाल अगर मुद्दों की करें तो उत्तराखंड में इस बार काफी मुद्दे दिखाई दिए। एक तरफ राष्ट्र धर्म का मुद्दा था, केंद्रीय पूरी आला कमान भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरजमी पर आकर के अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का लगातार पुरजोर कोशिश करती रही। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भले ही स्टार प्रचारक ज्यादा ना आए हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रियंका गांधी की या सचिन पायलट की तो वो जरूर उत्तराखंड की धरती पर पहुंचे और उन्होंने बाकायदा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। जिस तरीके से अगर सबसे पहले, क्योंकि हरिद्वार सीट के लिए आपने भी हॉट सीट कहा है, तो हरिद्वार सीट इसलिए भी खासी हो जाती है कि सबसे ज्यादा मतदाता यानी 20 लाख से भी ज्यादा मतदाता अगर कहीं है उत्तराखंड में तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर है। हरिद्वार लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटने के साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां प्रत्याशी बनाया और त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत भले ही अपने आप को चुनावी मैदान में नहीं ले पाए, लेकिन बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे वीरेंद्र रावत। यानी त्रिवेंद्र रावत बनाम
जवान वीरेंद्र रावत का मुकाबला चलेगा, लेकिन साथ ही साथ निर्दलीय जो विधायक है उमेश जयकुमार वो भी मैदान में है, कुछ वोटों का फर्क वो भी यहां पर जरूर डालेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है, उम्मीदवार है मुस्लिम कैंडिडेट। और ऐसे में अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन अगर यहां पर जो, क्योंकि हरिद्वार जो सीट है वो मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन हरिद्वार का जो नारसन है, ज्वालापुर वाला इलाका है, बादराबाद वाला इलाका है, धनौरी वाला इलाका है, झबरेड़ा है, मंगलौर है, ये मुस्लिम बहुल सीट है। लेकिन अगर वही हम शहरी क्षेत्र की बात करें जहां बीजेपी का घर माना जाता है, चाहे आप देहरादून की सीट ले लीजिए, धर्मपुर की सीट ले लीजिए, या डोईवाला या ऋषिकेश या हरिद्वार शहर या हरिद्वार ग्रामीण का इलाका ले लीजिए, ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। तो यानी कांटे की टक्कर जरूर कही जा सकती है कि यहां पर किस तरीके का आलम बनने वाला है। दूसरी सीट की समीक्षा करेंगे, भानु जो पौड़ी लोकसभा सीट है, पौड़ी लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। दूसरा कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा और गणेश गोदियाल और बाकायदा अनिल बलूनी के बीच में कांटे का मुकाबला पौड़ी लोकसभा सीट में देखा जा रहा है। और कुछ देर पहले अनिल बलूनी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग देहरादून के डीएवी पब्लिक स्कूल में किया है। इसके अलावा अगर हम नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की बात करते हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट हरिद्वार के बाद सबसे बड़ी लोकसभा सीट है जहां 20 लाख से भी ज्यादा की तादाद में मतदाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सीट तराई मैदान और पर्वतीय क्षेत्र से मिली जुली सीट है। यहां पर यानी बंगाली समुदाय के वोट भी आपको मिलेंगे, सिख समुदाय के वोट भी आपको मिलेंगे, पर्वतीय समुदाय के वोट भी आपको मिलेंगे। लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहां पर चुनावी टक्कर दे रहे हैं प्रकाश जोशी को। प्रकाश जोशी कांग्रेस के युवा नेता है, राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे हैं, तो यानी यहां पर भी रोचक मुकाबला होने के आसार है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा सीट की। अल्मोड़ा सीट पर जहां वर्तमान सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है, अजय टम्टा को, उनको फिर से पूर्व सांसद, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पूर्व सांसद की बात करें प्रदीप टम्टा, तो प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा के बीच में यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प देखा जा रहा है। और हम बात टिहरी लोकसभा सीट की करते हैं, तो टिहरी लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है हरिद्वार के बाद जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह राज परिवार के घराने से ही एक बार फिर से सिटिंग एमपी को टिकट दिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोना सीनियर कैंडिडेट है पार्टी के, सीनियर उम्र दराज नेता है, पूर्व विधायक रहे हैं, उनको पार्टी ने मैदान में उतारा। और तीसरे कैंडिडेट के तौर पर यूं कहें कि त्रिकोणीय मुकाबले में जो इस पूरे चुनाव को टिहरी सीट पर लेकर आए वो है निर्दलीय और यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थित प्रत्याशी बॉबी पवार, जो युवाओं की बेरोजगारी को लेकर के बड़े प्रखर तौर पर उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया था। हालांकि कई बार वो जेल भी गए, आंदोलन भी किया, लाठीचार्ज भी उन पर हुआ, तो यही कारण है कि युवाओं का अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ जा रहा है। तो ये पांचों लोकसभा सीटें हैं भानु जिस पर बड़ा रोचक मुकाबला चल रहा है। और तकरीबन जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, हालांकि सोमेश्वर से एक खबर आई थी भानु, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ईवीएम खराब होने की शिकायत आई थी, उसके बाद तत्काल प्रभाव से दूसरी ईवीएम भेजी गई, फिर से मतदान शुरू करा। बिल्कुल एहसन पंत, इस बार का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है उत्तराखंड के लिए, और इसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी इन चुनावों के बाद। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।